देखिए पिछला दिन आपको बताया गया था रेडियस रेशियो के बारे में। ये बताया गया कि आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के बदलने से उसकी संरचना बदल जाती है, और संरचना के बदलने से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाता है, शेप बदल जाता है। तो कुछ प्रायोगिक आंकड़ा है जिसको लिखने से आपको रेडियस रेशियो वाला सवाल बन जाएगा इस तरह का, जिस सवाल पर कल चर्चा भी हुआ था कि इतना से इतना के बीच आएगा तो जनरली ये होता है, इतना से इतना के बीच आएगा तो जनरली ये होता है। तो ये टेबल याद करने का चीज़ होता है। यदि आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वैसे इस पर एक आध दो क्वेश्चन ही रहता है, और जो क्वेश्चन रहता है वो आप खुद से बना लेंगे। जैसे ऑनलाइन वाले लोग इसको तो आप उतार लिए होंगे कल ही। जैसे एक क्वेश्चन, हिंदी वाला खुला इंग्लिश वाला खुला हुआ है, कोई बात नहीं, ये सेम टेबल है दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम देख लेते हैं। सेम ही टेबल है ना ये, वही है। तो इस टेबल के बाद आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। कल इस क्वेश्चन के बारे में बताए भी थे ना कि कैसे सॉल्व करना है। 95/181 कीजिएगा तो रेडियस रेशियो निकल जाएगा, 0.5 के आसपास आता है। 0.5 आएगा तो 0.4 और 0.7 के बीच में ना फंसेगा 0.5। इसका मतलब है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। यदि आप इसका सॉल्यूशन भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा आर का मतलब रेडियस रेशियो, यानी कितना, 95/181। भाग देखिए जो भी आएगा लिख लेना, तुम अपने से आंसर लिख देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऑक्टाहेड्रल। ये 0.524 आता है, 0.524, यानी ये इस रेंज में आ रहा है, ये दोनों के बीच में आ रहा है। लिख लीजिए इसमें आगे कोऑर्डिनेशन, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 4 से ऑक्टाहेड्रल। ये जो नंबर आया ये किसके किसके बीच का नंबर है इसमें, यह 0.414 से लेकर 0.732 के बीच का, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। चेंज करें इसको। इसमें एक और क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको मत लिखिए क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं माथापच्ची करना है। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं उसको आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग मत लिखिएगा। अरे फिर वही 74/124 करेंगे, जो संख्या आएगा उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप चेक कर लेंगे। समझ में आया कि क्या कह रहे हैं? तो ज़्यादा दिन नहीं काटना है, हेरी डालिए। ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं। देखो, ठोस में अपूर्णताएं, या इसी को हम कह सकते हैं ठोस में दोष। तो क्या क्या दोष हो सकता है ठोस में, इसी चीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ आगे। क्या हीरिंग आप लिख चुके हैं? तो रुक जाइए, आप इधर देखिए सभी लोग।
परमाणु का रेगुलर अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरह से बताया गया था, और इस तरह का यदि अरेंजमेंट हो तो ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, और जहां तहाँ अरेंजमेंट हो तब उसको क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अरेंजमेंट होना था, इस तरह से अरेंज हुआ भी, लेकिन बीचे से एगो परमाणु गायब हो गया इस जगह से। वहां पर परमाणु को रहना चाहिए था लेकिन वहां पर परमाणु नहीं है। तो बताइए कि ये जो आदर्श व्यवस्था थी परमाणुओं की, उस आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ गया या विचलन आ गया। तो यदि इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल के अंदर कि किसी स्थान पर परमाणु को रहना चाहिए था लेकिन उस स्थान पर परमाणु नहीं है, तो ये ठोस में दोष कहलाता है, ये ठोस की अपूर्णताएं कहलाती है। और इस तरह की अपूर्णताएं दो प्रकार की होती है। हो सकता है कि एक परमाणु अपने स्थान से गायब हो, या हो सकता है कि दो चार गो परमाणु लगातार गायब हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोष होता है दो प्रकार का, एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। एक परमाणु गायब हुआ तो बिंदु दोष, और साथ ही साथ दो चार गो गायब हो गया तो रेखीय दोष। रेखीय दोष आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है किसके बारे में, बिंदु दोष के बारे में। तो जो आप पढ़े उसको समझ लीजिए यहाँ से कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसका समझ क्या है। ठोस में पूर्णताएं के बारे में लिखा हुआ है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। मतलब उस अरेंजमेंट में कुछ छेड़छाड़ आप किए या हुआ तो क्या कहलाएगा, वो दोष। दोष कितना तरह का हुआ, दो प्रकार का, बिंदु दोष और दूसरा रैखिक दोष। अब देखिए रैखिक दोष या वो तो पढ़ना नहीं है, बिंदु दोष क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, किसी रवादार पदार्थ में, मतलब किसी क्रिस्टल में, किसी ठोस में एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन क्या कहलाता है, बिंदु दोष। इसका मतलब यही हुआ ना कि पूरा क्रिस्टल में आप अरेंज किए हुए बढ़िया से, लेकिन कोई एक परमाणु अपने स्थान से गायब है, या उसके साथ और भी कुछ अन्य तरह की अनियमितताएं हुई हैं, होना चाहिए था कुछ, हुआ कुछ, तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु दोष कहलाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पढ़ेंगे आप, बिंदु दोष भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टेचियोमेट्रिक दोष, एक होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष, और एक होता है अशुद्धता दोष। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट है ना बिंदु दोष के प्रकार, कितना प्रकार का लिखा हुआ है, तीन प्रकार का। तो ये सब अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सब बात एक ही बार में समझना है नहीं, पहले आप इसको लिख लीजिए। थोड़ा तेजी में लिखिए तो। कल बाराती और गया था तुम कि नहीं, तुम लोग भांग भांग पिया था? पीना चाहिए। रात 12 बजे हम सोए हुए थे, सवाया घींच के लेके चला गया भांग पिलाने ने बाराती में। उसके बाद दो तीन घंटा जगे रह गए। आज सुबह में आए हैं, 7 बजने में 10 मिनट कम था, तब 6 से 7 पूरा बैच डेड हो गया। तब अच्छा था कि पीपीटी बना हुआ था, बोले थे कि बोले स्लाइड निकाल दो, उसको उतारेगा, सब उतारा है बैठ के, अंतिम में 10 मिनट आके उसको समझाए। भांग अगर पी लेते तब तो समझ लो अभी भी सोए हुए ही रहते, एकदम मस्त रहते, अभी यहाँ बैठ के खाली हंस रहे होते।
कभी पिया है भांग की? नहीं पीना चाहिए, एक आध बार पी के देखो, अच्छा फील होता है। एक बार हम दिए हैं, एक बार सावन था, समझा? सुनो खिस्सा बता, उतारो भी सुनो भी। एक बार सावन था, सावन का लास्ट सोमवारी था, बीपी में क्रिकेट खेल के हम लोग निकले, बोला कि चलिए प्रसाद पियेंगे, सब लड़का लोग बोला चलिए प्रसाद पियेंगे। तो हम बोले होगा कुछ अच्छा, प्रसाद प्रसाद कुछ कहीं होगा। तो गया वहाँ नगर टाउन थाना सामने में वो मिल्क शेक पिलाता है, बोला दीजिए सर को प्रसाद दीजिए। तो मिल्क शेक वाला जो है सो अपना दे दिया। अब मिल्क शेक में क्या किया, वो ग्रीन कलर मिला दिया कुछ, वो भांग था वो। उसको बोलता ही है प्रसाद दीजिए, बस वो दे दिया। तो हम देखे ग्रीन, बोले ग्रीन कलर कौन चीज़ है? बोला पीजिए ना, एकदम मस्त है, पीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक गिलास पिए, तो एक गिलास पिए तो एक्चुअल में होता क्या है ना, क्रिकेट खेलने के बाद भूख बहुत तेज लगती है। बोला हो एक गिलास से क्या होगा, दो तीन गिलास और लगाइए। बस 2 गिलास और पी लिए, 2 गिलास पी लिए। उसके बाद पिए थोड़ा देर तक, तब सब कुछ ठीक है लग रहा था। उसके बाद जो है सो हम बाकी सबको देख के मुस्कुरा रहे थे। अब मुस्कुरा रहे थे तो हमको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसको देख के हम हंस क्यों रहे हैं, लेकिन हम मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद मेरा मन उन घूमने लगा, थोड़ा मन घूमने नहीं, भारीपन लगने लगा शरीर में। तो हम बोले क्या कि अब हम घर जाएंगे। बोला क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अब हमको अब घर जाना है। तो वो सब समझ गया कि इनको चढ़ गया। तो बोला अच्छा हम पहुंचा देंगे। बोले नहीं नहीं हम खुद ही चले जाएंगे। खुद ही क्या जाएंगे, मतलब थोड़ा दूर आगे बढ़े, हमको लगा कि अब गिर जाएंगे हम। तब हमको सब पकड़ उकर के पहुंचा दिया घर। घर पहुंचाया तो मामा जी थे वहाँ, वो जानते तो मेरा खबर ले लेते। सोचे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भूख भी बहुत जोर से लग रहा था, खाना भी उतने मन कर रहा था खाने का। बस क्या किए, हमको दरवाजा पर उतार दिया, हम दीवार उवाल पकड़ पकड़ के। अब बरामदा पे एक चौकी लगा हुआ था, चौकी पर गए, उलट गए। थोड़ा देर मतलब एक आध घंटा मतलब सोए। सोए क्या मतलब लेटे रहे, नींद तो नहीं आई थी लेकिन लेटे रहे थे, याद है हमको बढ़िया से। हम खूब ठहाका मार मार के हंस रहे हैं बिना मतलब का। इसी बीच में फोन एक लड़का किया कि क्या हाल चाल है, उसको उसको कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ हंस रहे थे, हंस ही रहे थे, सिर्फ दूसरा कुछ कैसे कर ही नहीं रहे थे। हमको भी नहीं समझ में आ रहा था इतना हंस क्या रहे, सोचते थे कंट्रोल करेंगे, हंसी हंसे नहीं, लेकिन हंस रहे थे, खूब हंसे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मम्मी आई, खाना कहे, बोली कि खाना खाने चलो। तो हम हंसते हुए बोले आए न खाना यही है पहुंचाए, तो ऐसे ही बोले। उनको लगा ये काहे से कर रहा है। वो बेचारी अपना खाना लेके चले आए, खाना खाए तो पूछे कि और कुछ खाए, कहाँ अभी और लेते आइए, फिर लेते आए, फिर खा गए, फिर लेते आए, फिर खा गए। उस दिन बहुत खाने लगे, खाना खाने लगे तो हमको अंदाजे नहीं आ रहा था कितना खा रहे हैं। वही मेरा मुंह देख रहे हैं, यार इसको आज क्या हो गया है। उसके बाद खाना वाना खा के सो गए। सुबह में 6 बजे से बैच था, सुबह में 6 बजे बैच था, उठे हैं हम 8:30 बजे। और इस बीच में फोन और कितनों आया, कुछ सुनाई उन्हें नहीं पड़ा। सुबह में उठे तो आंख पूरा लाल था, शरीर पूरा भारी लग रहा था कोई मार के तोड़ दिया है। लगा ये हो क्या रहा है। तब मतलब 10-12 बजे तक में मोटा मोटी शरीर फ्रेश हुआ। उसके बाद शाम में गए, फिर क्रिकेट खेले। बोला सर क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। बोला कल मजा आया? बोले मजा आया मतलब? तो वो जो प्रसाद पिए थे, हम बोले थे क्या था प्रसाद में? उस समय हमको उतना नहीं समझ था, मतलब सच में उसमें हम नहीं जानते थे। बाद में तो अपने हम पारंगत हो गए, सब समझ में आने लगा। उस समय नया नया बीपी ज्वाइन नहीं किए थे। तो बोला भांग था। बोले पागल उगल है क्या तुम सब, इसे तो मरवा देगा ऐसे। एक बार क्या हुआ, इसी तरह का एक और किस्सा है। जिस समय हम रेंट पर पढ़ाते थे इधर, जिसमें जीटीएम इंग्लिश है ना, कुंदन सर, वो पहले हम ही थे उसमें। वो पूरा कंस्ट्रक्शन ही हम ही करवाए थे, रेंट पर था। लेकिन वहाँ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर मेरा एक स्टाफ था, वो स्टाफ खैनी भी खाता था, खैनी गांजा सब खाता पीता था। और नीचे में जितना लफुआ लुच्चा था सबसे दोस्ती किए हुए था, सब की सरबंदा आता था, करता था, और उसको खूब खिलाता पिलाता था उसको। उसी बीच में हमको ना गला में थोड़ा सा कुछ परेशानी हुआ था, क्योंकि बोलना बहुत पड़ता है, माइक नहीं था उसमें।
तो गला फंस गया था या जो भी, तो हम हमारे अंकल हैं वो डॉक्टर हैं, उनको बोले तो बोले क्या कि तुम एगो पान खा लो। तो बोले ठीक है पान खा लेते हैं। बस उसको बोले कि जाओ एगो पान लेके आओ। बस वो क्या किया छोटा, जो अपना एगो अपने पान खा लिया तुलसी 300-500 मिला के, और वही तुलसी 300-500 हमारे पान में भी दिलवा दिया। हम उसको बोले कि कहना बच्चा वाला पान देने, और उसको नहीं ध्यान रहा यार, हो सकता है दुकानदार से मिस्टेक हो गई। वो जो खुद 300-500 खाता था ना, वो बोला कि 2 पान दो, तुलसी 300-500 मसाला दे के खिला दिया। खिला दिया। हम पढ़ाए, पढ़ा के सोचे कि पढ़ाने के दौरान जैसे अभी जैसे पढ़ा रहे थे ऐसे में कैसे पान खाते हैं, ऐसे भी हम कुछ खाते पीते हैं नहीं। तो सोचे क्या कि वहाँ से नीचे उतरेंगे, जाने वक्त खा के चले जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं, ऐसे सब कहेगा कि खाते पीते हैं। मतलब एक लग रहा था थोड़ा। बस नीचे उतरे, वो जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे उतरे, बोले कि पान लाए रे, बोला हाँ लीजिए न। खिला दिया, खा लिए। और उस पान का कमाल देखो, वहां पर खाए उस हेमरा चौक पे, हम वहाँ कावेरी फ्यूल्स है ना, धड़ाम बज रहा, वहां जाके गिरे, गिरे उसके बाद हमको उठ नहीं हुआ। उठे तो उठते थे पटका जाते थे, उठते थे गिरते थे, उठते थे गिरते थे। नहीं ऐसा क्या है भाई। तो एक आदमी बोला कि पान आप खाए हुए, पान खाते नहीं थे क्या? तो बोले नहीं, तो उसको बोले थे बच्चा वाला पान देने। पीछे से ही चट्टा आ रहा था साइकिल से, तो वो बोला आए तो सर जी गिर गए हो। हमले पान में कौन सी मिला दिया था रे? हाँ तो ध्यान नहीं रही, तुलसी 300-500 दे दिल के। उसके बाद जो है सो हमको उठ तो नहीं हो रहा था, वो अपना साइकिल वहीं कावेरी फ्यूल्स पे लगा दिया। मेरा वही यही अपाची था। नहीं अभी तो अपाची तो आप नहीं देखे हैं, मतलब जो अपाची है मेरा उस वही था। तो उस पर वो आगे में बैठ के चलाया, हम पीछे में उसके शरीर पर मोरी धीले बैठल। वो इतना खराब चीज़ था वो, मतलब भांग तो फिर भी ठीक था, वो इतना खराब था कि लगा जान ले लेगा वो। तो कभी कभी सब मजा भी लेना चाहिए। कल बाराती था तब तो कल बनता था ना रे। और तुम लोग तो ऐसे भी हमको लगता है महादेव का भक्त है। ये लिख ये लिख लिए। लिखिए तो बिंदु दोष के प्रकार। सुनो, बिंदु दोष के प्रकार में ना, सुनिए इधर, बिंदु दोष के प्रकार में आप इंग्लिश मत लिखिएगा, सिर्फ हिंदी लिखिए। स्टेचियोमेट्री दोष, नॉन स्टेचियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष। जब मेन हेडिंग आएगा ना तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश सब लिख लेंगे। तो अभी जो आप हेडिंग डाले हैं, बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, स्टेचियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। इस तीनों टॉपिक को आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक अतिरिक्त टॉपिक पढ़ें जिसका नाम है स्टेचियोमेट्रिक यौगिक। स्टेचियोमेट्रिक यौगिक या स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो उस तीनों को लिख लीजिए और उसके बाद स्टार लगा के हेडिंग डालिए स्टेचियोमेट्री यौगिक या स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है हेडिंग के रूप में। हिंदी और इंग्लिश सब में लिख लीजिए। इसको समझ लेंगे तब 1 नंबर स्टार्ट करेंगे स्टेचियोमेट्री दोष। आप लोगों का मीडियम हिंदी है तो हेडिंग को हिंदी में पहले लिखा कीजिए और ब्रैकेट में इंग्लिश लिखा कीजिए। वहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश पहले। एक्चुअल में पहले जो पीडीएफ था ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों का एक के था, मतलब एक के में दोनों लैंग्वेज था। तो इससे जब हिंदी को काट के अलग किए तो उसमें स्टाफ क्या किया, कुछ जगह हिंदी छोड़ दिया, कुछ जगह इंग्लिश छोड़ दिया हेडिंग में। और प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश था, इसीलिए इंग्लिश पहले लिखा हुआ था।
आगे से ध्यान रखिए। वैसे एक बात ये भी है कि सिर्फ इसी चैप्टर तक पीपीटी है, ये लिखा हुआ, अगला चैप्टर से कोई चैप्टर पीपीटी में नहीं रहेगा। फिर 11th में आप जैसे पढ़ते थे, आते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, वैसे लिखाएंगे, कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो सब क्लास में लिखेंगे या लिखाएंगे। हो गया ये पूरा। अब समझिए स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, इसको तनी ध्यान से समझना, बड़ी बारीक चीज है ये। इधर देखो, FeO इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। यह एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयरन पर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कि FeO का एक सॉलिड है, एक बड़ा सा सॉलिड है, इसमें 100 गो परमाणु Fe2+ का है और 100 परमाणु O2- का है। तो आप ये बताइए कि 100 गो दोनों है तो अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 1:1। FeO जो रासायनिक सूत्र है इसमें भी तो अनुपात 1:1 का ही रेशियो है। तो कुल Fe परमाणु और कुल ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात यहां जब निकालते हैं तो ये भी 1:1 और फॉर्मूला में भी 1:1। यदि इस तरह का रेशियो मिले किसी ठोस में, किसी आयनिक ठोस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक यौगिक। और यदि इस तरह का रेशियो नहीं मिले तो उसको कहा जाता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक यौगिक। लेकिन अभी तक जो हम इस टॉपिक में बोले हैं आप कुछ नहीं समझे होंगे, इसको समझिएगा आप नॉन स्टिचियोमेट्रिक पर ज़्यादा। इस बात को समझने के लिए अब आप एक फोटो पर चले जाइए। फोटो आपके सामने यहाँ है। अभी आप कुछ इसमें समझे नहीं होंगे, अब और थोड़ा डिटेल में समझिए। यहाँ पर जो हेडिंग आप लिखे हैं आप उसको भी समझेंगे और जो हेडिंग आप नहीं लिखे हैं उसको भी समझना है। देखो, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें Fe2+ और O2- है और अल्टरनेट पोजीशन पर है। आप यदि गिनोगे तो जितना Fe एटम है उतना ही इसमें ऑक्सीजन एटम है, और यदि एक आध को घट बढ़ जाए तो मान लीजिए कि दोनों आपस में समान है। क्लियर है ये? चलिए मान लेते हैं कि इसमें 100 परमाणु Fe का है और 100 ऑक्साइड आयन ये। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंदर में कितना होगा? 200। एक पर 2 ना पॉजिटिव चार्ज है तो 100 पर होगा 200 पॉजिटिव चार्ज। एक पर 2 गो निगेटिव चार्ज है तो 100 गो पर क्या गो होगा? 200। यानी 200 प्लस 200 माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल इस पूरे ठोस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको तो माइक का कोई जरूरत ही नहीं है। तो सुनिए, अब फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO और इसमें आयरन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात होता है 1:1। ये जो ठोस आप देख रहे हैं इसमें जब हम आयरन और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात निकालते हैं तो ये हमने कहा कि 100 है दोनों चीज, तो 100:100, 100:100, यानी यहां भी सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिलेगा? 1:1। तो जो अनुपात रासायनिक सूत्र में है यदि वही अनुपात उस सॉलिड में भी है, उस कंपाउंड में भी है, तो वो कहलाएगा स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। और यदि वही अनुपात नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये अनुपात कब नहीं होगा ये समझने वाला बात है। देखिए, आयरन का 2 तरह का वैलेंसी होता है, +2 भी और +3 भी। मान लीजिए कि 2 आयरन परमाणु +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +3, अब मान लीजिए कि ये है +3, यानी इस 2 गो परमाणु को मिलाकर 2 गो पॉजिटिव चार्ज जब ओवरऑल ज्यादा हो गया। तो अब बताइए कि क्या ये विद्युत उदासीन है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 आयरन एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, बाकी सब +2 में है, तो 2 गो पॉजिटिव चार्ज हो गया ज्यादा। तो अब हमको करना पड़ेगा इसको बैलेंस, क्योंकि आयनिक ठोस में हमेशा आवेश संतुलित होता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या किए, एगो आयरन परमाणु को यहां से लापता कर दिए, एगो Fe2+ को ही वहां से निकाल दिए। एक Fe2+ निकला तो एक परमाणु निकला और उसके साथ 2 गो पॉजिटिव चार्ज भी ना निकला। तो जो 2 गो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ था वो इस 2 गो के निकलने की वजह से समान हो गया। अब बताइए आवेश समान हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वैद्युत उदासीन है ये।
लेकिन ऐसा करने पर कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? परमाणु का अनुपात गड़बड़ हुआ है। पहले 100 परमाणु आयरन का था और 100 परमाणु ऑक्सीजन का, 100/100 किए तो एक अनुपात एक आ गया। अब एक आयरन को आप गायब कर दिए तो 99 ही को बचा आयरन, लेकिन ऑक्सीजन 100। तो अब बताइए कि आयरन हो गया 99 और ऑक्सीजन हो गया 100, तो क्या ये फॉर्मूला कभी भी देगा FeO? तभी फॉर्मूला देगा Fe 0.99O1, ऐसा ना फॉर्मूला देगा। इसका मतलब है कि फेरस ऑक्साइड में अनुपात होना चाहिए था 1:1 का, लेकिन अब अनुपात 1:1 का नहीं होकर अनुपात हो गया 0.991 का। तो ऐसी स्थिति में अब ये यौगिक क्या कहलाएगा? नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि इसका परिभाषा दीजिए, स्टेचियोमेट्रिक यौगिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक का परिभाषा आप लिखिए, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे उसको पहले सुन लीजिए, बाद में फिर लिख भी लीजिएगा। हम कहेंगे कि यदि आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन का अनुपात बिल्कुल वही है जो उसके रासायनिक सूत्र में धनायन और ऋणायन का अनुपात है, तो वो यौगिक स्टेचियोमेट्रिक यौगिक होगा। और यदि नहीं है तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक होगा। 100-100 रहता तो 1:1 का अनुपात आता, 99-100 हो गया तो 1:1 रहना चाहिए था, लेकिन हो गया कितना? 0.99 और 1। तो जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक हो गया। क्या आपको स्टेचियोमेट्रिक यौगिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक समझ में आया? अब समझिए इसका दोष से क्या संबंध है। जब आप 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिए इधर और एक परमाणु को यहां से लापता कर दिए, तो बताइए इसकी आदर्श व्यवस्था में विचलन आया कि नहीं आया? यहां परमाणु को तो होना चाहिए था, गायब होने से ये यहां पर कमजोर हुआ। इसका मतलब ठोस में क्या उत्पन्न हो चुका है? दोष। इसीलिए जब ठोस में हम दोष को पढ़ते हैं तो स्टेचियोमेट्रिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक की बातें आ जाती है, और इसीलिए स्टेचियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष की बात आ जाती है। तो अब हम सबसे पहले इसको डिफिनेशन थोड़ा देख लें, क्या वहां लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, वह आयनिक यौगिक जिसमें कुल धनायन और ऋणायन का अनुपात बिल्कुल वही होता है जो उसके आणविक सूत्र में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात होता है, तो उसे स्टेचियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। इसी में अगला टॉपिक होता नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक, और इसमें लिखा होता कि बिल्कुल वही नहीं होता है। लेकिन हमको लगता है कि आप यदि स्टेचियोमेट्रिक समझेंगे तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस परिभाषा को लिखिए, परिभाषा को लिखने के बाद अब यहां से आप स्टेचियोमेट्रिक दोष को समझ सकते हैं। तो ये परिभाषा लिखने के बाद हेडिंग पहले डालेंगे 1 नंबर में स्टेचियोमेट्रिक दोष, हिंदी में पहले और इंग्लिश में बाद में, और हेडिंग डाल के जो लिखा हुआ है बोर्ड पर लिख लीजिए, फिर हम यहां से समझाएंगे।
आगे लिखिए। अब यहां देखो स्टेचोमेट्रिक दोष का परिभाषा लिखा हुआ है। स्टेचोमेट्रिक दोष वैसा बिंदु दोष होता है जिसमें किसी ठोस का स्टेचोमेट्री बाधित नहीं होता है। मतलब जो अनुपात पहले था वही अनुपात बाद में भी रहेगा। अनुपात सेम रहा तो स्टेचोमेट्रिक, अब अनुपात बदल गया तो नॉन स्टेचोमेट्रिक। तो ये कहता है कि यह एक स्टेचोमेट्रिक दोष ऐसा दोष होता है जिसमें परमाणु गायब भी होगा और ठोस का स्टेचोमेट्री बाधित भी नहीं होगा, यानी अनुपात भी बदलने वाला नहीं है। अब ये कैसे संभव है वो तो समझने का विषय वस्तु है। पहले आप इसका परिभाषा लिख लीजिए और यह भी लिख लीजिए यह दो प्रकार का होता है। सिर्फ हिंदी में लिखेंगे, 1 नंबर शॉर्ट के दोष और 2 नंबर फ्रेंगेल दोष, काहे कि आगे फिर हिंदी इंग्लिश आपको लिखना ही है। हम अभी आपको ये समझाएंगे कि परमाणु के गायब होने के बावजूद भी स्टेचोमेट्री बाधित कैसे नहीं होगा। अभी आप देखे थे कि परमाणु गायब हुआ था तो स्टेचोमेट्री बाधित न हो गया था। अभी आप देखेंगे कि परमाणु गायब भी होगा और स्टेचोमेट्री बाधित भी नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो वही स्टेचोमेट्रिक दोष है, जो 2 प्रकार का होता है, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकेल दोष। इस दोनों को जब आप ए और बी में लिखेंगे तो बड़ी ब्रैकेट देकर यहां भी लगा दीजिएगा। ये भयानक इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं करता है बिहार बोर्ड। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोष में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एगो एब्सेंटर है, आगे पढ़िएगा। एक बार फिर से हम पीछे वाले उस फोटो पर जाते हैं और उस फोटो पर आपको समझाते हैं कि किस प्रकार परमाणु गायब होगा तो स्टेचोमेट्री बाधित नहीं होगा। शुरू करें बताना। देखो जरा इधर, अभी आप देखे थे कि आयरन का +2 से वैलेंसी क्या हो गया था, +3। वापस इसको फिर से पहले वाले रूप में लाओ। अब बताओ, जितना परमाणु रहना चाहिए था उतने हैं और अभी तक इसमें कोई दोष भी नहीं है। यह सॉलिड जो है ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है, मतलब नियमित है, कोई दोष इसमें नहीं है। किसी भी कारण से यदि एक आयरन परमाणु अपने स्थान से गायब हो जाए और एक ऑक्सीजन परमाणु किसी दूसरे स्थान से गायब हो जाए, यानी समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन गायब हो जाए, तो आप ऐसे में बताइए कि यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, खाली स्थान क्रिएट हुआ। बताइए यहां पर भी ना खाली स्थान क्रिएट हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये दोष है कि नहीं, वो पहले बताइए। दोष तो है, लेकिन अनुपात तनी निकालिए तो 100 पहले था तो 100/100 यानी 1:1। अब हो जाएगा 99/99 यानी फिर 1:1। इसका मतलब दोष आने के बावजूद भी स्टेचोमेट्री बाधित नहीं हुआ। तो बताइए स्टेचोमेट्री दोष हुआ कि नहीं हुआ?
स्टेचियोमेट्री दोष ऐसा दोष होता है जिसमें दोष उत्पन्न भी होगा और स्टेचियोमेट्री बाधित भी नहीं होगा। ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या है? शॉर्ट के दोष। भी लगा दिए हैं, चलिए शॉर्ट के दोष लिखिए। अब देखो जो बात अभी हम बोले थे, वहां सुनो इधर, जो बात फोटो पर अभी हम बोले थे ना, जो बात अभी हम फोटो पर बोले थे वही बात एग्जैक्टली ये है। शॉर्ट की दोष एग्जैक्ट वही बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो वो पहले देख लो इधर। जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन रिक्ति उपस्थित रहते हैं तो ऐसे दोष को शॉर्ट की दोष कहा जाता है। समान संख्या में तुम एक चीज देखा कि एगो आयरन निकाले तो एक ऑक्सीजन भी निकाले। यदि हम 5 आयरन निकालते तो 5 ऑक्सीजन निकालते, यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन रिक्ति उत्पन्न हो जाए। मतलब जहां पर 5 को आयरन को 5 को ऑक्सीजन को रहना चाहिए था लेकिन वहां पर जगह नहीं है, तो वैसी स्थिति में इस दोष को हम लोग कौन सा दोष कहेंगे? शॉर्ट की दोष। आगे देखिए एरो देखिए लिखा हुआ है कि शॉर्ट की दोष में उत्पन्न अनाध्यासित जालक स्थल को छिद्र या जालक रिक्ति कहा जाता है। सुनिए पहले, कुछ जटिल हिंदी शब्द आ रहा है उसको समझिए। शॉर्ट की दोष में उत्पन्न अनाध्यासित जालक, आध्यासित जालक का मतलब जिसको जहां रहना चाहिए था वहां है, और अनाध्यासित जालक का मतलब जिसको जहां रहना चाहिए था वहां से वो अब्सेंट है, वहां से वो गायब है, मतलब स्थान छोड़ दे तो उसी को क्या बोलेंगे? अनाध्यासित। तो शॉर्ट की दोष में उत्पन्न अनाध्यासित जालक स्थल को छिद्र या जालक रिक्ति कहते हैं। अब बताइए इसी को हम बोलेंगे जालक रिक्ति, इसको भी क्या बोलेंगे? जालक रिक्ति। ये कहलाएगा धनायन का जालक रिक्ति और ये कहलाएगा ऋणायन का जालक रिक्ति। क्या क्लियर है? ये उतारिए, परिभाषा लिखिए, नीचे रो देखिए ये बात लिखिए। अब देखिए यहां पर फोटो आ रहा है तो फोटो बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस चैप्टर में तुम बोर नहीं ना हो रहे हो? मन नहीं ना भी आया है रे? ऐसा भी है कि एकदम लग रहा है कि ओ यार क्या शुरू हो गया? यदि ऐसा कुछ है भी तो बस 4-5 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, क्या है कि अब चैप्टर समाप्ति की ओर है। दोष खत्म होगा, चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। खास करके वो लोग को तो जरूर बोर हो रहा होगा जो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं। जो भी लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं उन्हीं के लिए पहला चैप्टर पूरा का पूरा पब्लिक मोड में है। जितना लेक्चर है सब पब्लिक जा रहा है। आप घर पर बैठ के आराम से लेक्चर 1 से लेके अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है ट्रू कॉपी आप पढ़ सकते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। दूसरा चैप्टर से कुछ हो नहीं मिलेगा। हम तो इसी में रोक रहे थे लेकिन बाद में कुछ लोग फिर आया तो हमको मजबूरी में ओपन करना पड़ा इसको। आयनिक सॉलिड में 2 तरह का आयन होता है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन हमेशा धातु परमाणु से बनता है जबकि ऋणायन हमेशा अधातु परमाणु से बनता है। धातु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, इसीलिए धातु परमाणु को हम लोग M से सूचित करते हैं और M पर प्लस चार्ज देंगे, और अधातु परमाणु को X से सूचित किया जाता है और X पर हमेशा माइनस चार्ज आएगा। तो किसी भी आयनिक ठोस को जब आप दर्शाइएगा ना तो M प्लस एक्स माइनस M प्लस एक्स माइनस से दर्शाया जाता है। क्या आप यहां तक लिख चुके हैं? तो पहले फोटो देखिए, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। M प्लस धनायन और X माइनस ऋणायन। अब देखो ये पहले ये बताओ कि ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है या गड़बड़ है? इसमें कुछ
नियमित है, ऑर्डर्ड है, जिसको जहां रहना चाहिए था वहां है। इसका मतलब है कि इस ठोस में कोई दोष नहीं है। तो यहां देखो नीचे लिखा हुआ है सॉलिड विदाउट एनी डिफेक्ट, मतलब यह एक ऐसा ठोस है जिसमें कोई दोष नहीं है। थोड़ा उसको देखिए तो x माइनस के बाद किसको रहना चाहिए था, m प्लस को, लेकिन m प्लस नहीं है। m प्लस के बाद किसको रहना चाहिए था, x माइनस को। तो समान संख्या में एक धनायन गायब हुआ तो एक ऋणायन गायब हुआ। यदि इस तरह की बात आ रही है तो हम कहेंगे सॉलिड विथ स्कॉटकी नहीं, इसको शॉर्टकी बोलेंगे, सॉलिड विथ शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब इस ठोस में शॉर्टकी डिफेक्ट है। अब आप एक बात बताइए कि शॉर्टकी डिफेक्ट उत्पन्न होने से सॉलिड का डेंसिटी बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? निश्चित है कि घटेगा। काहे कि पर आयतन तो उतने रहेगा, बीच से कोई परमाणु निकल गया तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ठोस कमजोर हो जाएगा कि मजबूत हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपसे को पूछे कि कौन सा सॉलिड का कौन सा ऐसा दोष है जिसके उत्पन्न होने से ठोस का घनत्व तो घट जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, शॉर्टकी दोष। क्लियर है? ये फोटो बनाइए दोनों। अच्छा, यहां पर कुछ चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। यहां पर एरो निकाल के लिखा गया मिसिंग केटायन। इसका क्या मतलब, यहां पर केटायन मिसिंग है और यहां है मिसिंग एनायन, मतलब यहां पर एनायन मिसिंग है। और इस बात का ध्यान रहे कि यदि आप 2 धनायन का मिसिंग दिखाएगा तो 2 ऋणायनों का मिसिंग दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम एक धनायन को हटा दिए और एक ऋणायन को हटा दिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, उसमें 10 करोड़ Fe का परमाणु है या 10 करोड़ ऑक्सीजन का परमाणु है। उसमें यदि शॉर्टकी दोष है तो हो सकता है कि 1 आध लाख स्थान से आयरन गायब हो गया और 1 आध लाख स्थान से ऑक्सीजन गायब हो गया। तो ये समान संख्या में धनायन और ऋणायन रिक्ति उत्पन्न हुआ, तो इसको शॉर्टकी दोष कहेंगे। फोटो उतार लीजिए। तो आज बस इसी फोटो को उतार के छोड़ेंगे, कल इससे आगे का बात होगा। कल जो बात होगा उसमें सबसे पहला लाइन यही लिखाएगा कि शॉर्टकी दोष उत्पन्न होने से ठोस का घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। तो इस लाइन को कल लिखेंगे।